डेट है आज 20 फरवरी 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है फाइंडर डिवाइस। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 मेंस में डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक आता है तो उसमें यूज किया जा सकता है इसका एग्जाम्पल। प्रीलिम्स के लिए आपको इतना याद रखना है किसने बनाया और क्या काम है। फाइंडर डिवाइस डेवलप किया है, बनाया है नासा ने। नासा आप जानते हो क्या है, जैसे हमारे इंडिया की इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एक स्पेस एजेंसी है जो आसमान में स्पेस में रिसर्च करती है और सैटेलाइट वगैरह भी भेजती है। ऐसे ही अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा है, तो इसने डेवलप की है ये टेक्नोलॉजी। ये क्या काम करेगी, ये काम करेगी मान लो अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे भूकंप आया और भूकंप में बहुत सारे बिल्डिंग्स गिर गई हैं, बिल्डिंग के नीचे बहुत सारे लोग दब गए हैं मलबे के अंदर, रबल के अंदर। रबल का मतलब होता है मलबा या छोटे मोटे पत्थर कंकड़, उनके नीचे लोग दब गए हैं। तो ये डिवाइस क्या करेगा, उन दबे हुए लोगों को पता लगा सकेगा। इसकी फुल फॉर्म है फाइंडिंग इंडिविजुअल्स फॉर डिजास्टर इमरजेंसी रिस्पॉन्स। ये माइक्रोवेव रेडार सेंसर लगे हुए हैं, इनको यूज करके, माइक्रोवेव रेडार सेंसर को यूज करके ये पता लगाएगा कि इस मलबे के नीचे 30 फीट तक कौन दबा हुआ है। 30 फीट तक नीचे तक ये ह्यूमन की हार्ट बीट को डिटेक्ट कर सकेगा। अगर मान लो कोई मनुष्य जिंदा है और उसकी हार्ट बीट को, यानी कि उसकी हार्ट बीट चल रही है, दिल की धड़कन चल रही है, तो उसको डिटेक्ट कर सकेगा, पता लगा सकेगा ये डिवाइस। देखो इस डिवाइस में होगा क्या, इस डिवाइस में सेंसर लगे होंगे और सेंसर से डिटेक्ट किया जाएगा, यानी कि जो वेव निकलती है उनका रिफ्लेक्शन होगा, उन रिफ्लेक्शन को ये डिटेक्ट करेगा। मेनली डिजास्टर जब भी आता है, डिजास्टर मतलब आपदा या संकट जब भी आता है, अर्थक्वेक आता है, जैसे अभी तुर्की सीरिया में आया है, इस टाइम पे जो लोग दबे हुए हैं मान लो वो जिंदा हैं तो उनका पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उस टाइम में ये डिवाइस बहुत हेल्प करेगा, बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकेगी इसके द्वारा। और इसमें एक खासियत बात और है कि ये देखो ह्यूमन और एनिमल, इनकी दोनों की रेस्पिरेशन में भी ये अंतर कर सकता है कि अगर मान लो कहीं बिल्डिंग गिरी हुई है, वहाँ पे कोई जानवर दबा है या आदमी दबा हुआ है, तो ये पता लगा सकेगा, ये डिफरेंस कर सकेगा, अंतर लगा सकेगा कि यहाँ पे मानव है या जानवर है। रेस्पिरेशन से मानव जब सांस लेगा या एनिमल सांस लेगा तो उनकी मैकेनिकल मूवमेंट को डिटेक्ट करके ये पता लगा सकेगा कि नीचे कौन दबा हुआ है, जानवर या आदमी। नेक्स्ट टॉपिक है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर हैं जो हमारे संस्कृति मंत्रालय, उन्होंने अभी ये पुरस्कार दिया है दिल्ली में आयोजन किया गया इस पुरस्कार का, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। तो ये जानना है ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन थे और ये पुरस्कार कब बनाया गया था और किस लिए दिया जाता है। ये दिया जाता है 40 साल तक के उम्र के लोगों को। 2006 में इस पुरस्कार को बनाया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था और ये हर साल दिया जाता है। ये सिर्फ एक आर्टिस्ट को नहीं दिया जाता है, इसलिए आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है नाम कि किसको मिला है इस साल। इसमें 100 से भी ज़्यादा, लगभग 120 आर्टिस्ट होते हैं, कलाकार होते हैं जिनको दिया जाता है। किस फील्ड में दिया जाता है, म्यूजिक में, डांस में, ड्रामा में। म्यूजिक डांस ड्रामा में कोई अच्छा अपना टैलेंट दिखाता है, अच्छा परफॉर्मेंस करता है, तो उसमें एनुअली एक साल में बहुत सारे आर्टिस्ट को ये दिया जाता है युवा पुरस्कार। कौन इस अवार्ड को प्रेजेंट करता है, प्रेजेंट करता है संगीत नाटक अकेडमी, ये पेश करता है संगीत नाटक अकेडमी। इसके बारे में भी जानेंगे क्या है ये डिटेल में। और कन्फर कौन करता है, प्रदान कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, और प्रेजेंट कौन करता है, संगीत नाटक अकेडमी। इसमें क्या क्या दिया जाता है इस पुरस्कार में, 25,000 रुपये का कैश प्राइज दिया जाता है, मनी प्रोवाइड की जाती है। एक अंग वस्त्रम दिया जाता है, एक कपड़ा दिया जाता है, और एक प्लेग। प्लेग का मतलब ये समझ लो इस तरह की एक बना हुआ फ्लक्सा टैबलेट टाइप का, उसे बोलते हैं प्लेग। उस पर लिखा होता है कि अवार्डी का नाम इसको दिया जाता है इस फील्ड में। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री है, याद रखना है। ये जो पुरस्कार है किस मिनिस्ट्री के अंडर दिया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर। और संगीत नाटक अकेडमी इसको प्रेजेंट करती है। तो इस अकेडमी के बारे में भी जानेंगे, उससे पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन थे इनके बारे में जानते हैं। ये आप इमेज में देख सकते हो, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये शहनाई प्लेयर थे, शहनाई बजाते थे। ये जो आप इनके हाथ में देख रहे हो ये है शहनाई।
शहनाई सबसे मोस्ट फेमस है इंडिया में ये, लेकिन इनकी डेथ हो चुकी है अब। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इन्होंने देखो पहली बार जब 1950 में फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया था, पहला हमारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को जब मनाया गया था 1950 में, तो इन्होंने उस टाइम पे शहनाई बजाई थी रिपब्लिक डे में। बिस्मिल्लाह खान इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक लिंकॉन सेंटर हॉल है, वहाँ पे पहले इंडियन थे, इन्होंने परफॉर्म किया था बिस्मिल्लाह खान ने। संगीत नाटक अकेडमी क्या है? ये देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है, अकेडमी है, जो इंडिया के नेशनल अकेडमी है म्यूजिक डांस ड्रामा के लिए। ये 1953 में बनाई गई थी एक रिजोल्यूशन के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बनाया था इसको एक रिजोल्यूशन पास करके, यानी कि एक ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन, ना तो इसके बारे में संविधान में लिखा हुआ है ना ही कोई एक्ट बना हुआ है, सिर्फ रिजोल्यूशन पास करके ये बनाई थी, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। अभी इसके मतलब जब फर्स्ट टाइम इसके चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे डॉक्टर पीवी राजमन्नार, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको बनाया था, लेकिन अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर, याद रखनी है दोनों बातें। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिजोल्यूशन पास करके बनाया था इसको 1953 में, लेकिन अभी ऑटोनोमस बॉडी की तरह काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय के अंदर काम करती है अभी। गवर्नमेंट इसके लिए स्कीम जो प्रोग्राम ये लागू करती है, इम्प्लीमेंटेशन कराती है और उसके लिए फंड प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है यक्षगन, यक्षगन या यक्षगन, ये प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आर्ट एंड कल्चर जीएस पेपर 1 के लिए भी मेंस में इंपॉर्टेंट है। यक्षगन अभी इसलिए न्यूज में है क्योंकि एक प्लेबैक सिंगर थे जो यक्षगन में परफॉर्म किया करते थे, जिनका नाम है श्री बलीपा नारायण भागवत। इनकी अभी मृत्यु हो गई है, तो इस पे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने दुख व्यक्त किया, तो इस वजह से ये न्यूज में आया यक्षगन। देखो इस तरह से परफॉर्म किया जाता है, ये अटायर कुछ इस तरह के पहनते हैं, इसमें अटायर का मतलब कपड़े वगैरह पहनते हैं, इस तरह की पोशाक होती है इनकी, तो इस तरह स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है। ये कर्नाटक का ट्रेडिशनल फोक डांस आर्ट है। फोक का मतलब होता है जो रीजनल, क्षेत्रीय, किसी लोकल एरिया में परफॉर्म किया जाता है उसे बोलते हैं फोक। फोक डांस हो सकता है, फोक म्यूजिक हो सकता है, कोई फोक आर्ट हो सकती है, तो ये कर्नाटक की है, याद रखना है आपको यक्षगन। इसमें देखो डांस भी किया जाता है, म्यूजिक भी गाया जाता है, गाने गाए जाते हैं, म्यूजिक बजाया जाता है, गाने गाए जाते हैं, कुछ डायलॉग परफॉर्म किए जाते हैं, कलरफुल कॉस्ट्यूम पहने जाते हैं। कॉस्ट्यूम का मतलब यही जो कपड़े पहने हुए इन्होंने। ट्रेडिशनली देखो इसे मैन परफॉर्म करते थे, आदमी परफॉर्म करते थे, और अगर महिला का रोल भी निभाना है तो महिला का रोल भी आदमी ही निभाते थे, आदमी महिला के कपड़े पहन के करते थे। लेकिन अभी महिला भी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं इस यक्षगन के ट्रुप में। ट्रुप का मतलब होता है ग्रुप, मंडली, तो अभी महिला भी पार्टिसिपेट करती हैं इसमें। इसमें 15 से 20 एक्टर होते हैं, लोग होते हैं, और एक भागवत होता है। भागवत कौन होता है? ये देखो इस शेयर मनी का जो ये आर्ट परफॉर्म की जाती है उसका मेन मास्टर माना जाता है, क्योंकि ये मेनली स्टोरी टेलर होता है, ये स्टोरी बताता रहता है, कहानी पीछे। ये परफॉर्म करते रहते हैं, कुछ 15-20 लोग स्टेज पे परफॉर्म करते रहते हैं, म्यूजिक चलता रहता है, डांस करते रहते हैं, ये परफॉर्म करते रहते हैं, और ये पीछे से स्टोरी बताता रहता है भागवत। एक तरह से प्लेबैक सिंगर की तरह होता है। प्लेबैक सिंगर समझते हो आप? जैसे मान लो आप किसी मूवी का गाना देख रहे हो, मूवी में गाना आ रहा है, अब एक्टर परफॉर्म कर रहा है, कोई भी मान लो कोई भी हीरो परफॉर्म कर रहा है, वो गा नहीं रहा होता है, गा कोई और रहा होता है, परफॉर्म वो कर रहे होते हैं। जो गा रहा होता है वो ऑलरेडी उसने गा दिया और ये परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए वो प्लेबैक सिंगर हो गया। जो जानते हैं ठीक है, नहीं जानते उन्हें पता लग गया। अच्छा, यक्षगन के और क्या एलिमेंट होते हैं? इस एक्ट में देखो एक सब स्टोरी होती है जिसे प्रसंग बोलते हैं, प्रसंग, और ये एंशियंट हिंदू एपिक्स से ली गई होती है। रामायण महाभारत से इसमें स्टोरी सुनाई जाती है, रामायण महाभारत से, और इसमें कमेंट्री की जाती है एक आर्टिस्ट के द्वारा और भागवत के द्वारा। भागवत वही होता है लीड सिंगर जो बताता रहता है स्टोरी, स्टोरी टेलर। इसमें म्यूजिक परफॉर्म किया जाता है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, जैसे ये छंड, ये चंडे, चंड कुछ भी, इसकी देखो प्रोनाउंसिएशन हो सकती है कन्नड़ भाषा में, कर्नाटक में, लेकिन ये ड्रम का नाम है, ड्रम जो होता है। एक हारमोनियम भी होता है इसमें, और मडल, ये मडले भी होता है, मडले बोलते हैं ढोलक जो होती है, ढोलक को बोलते हैं कन्नड़ में। एक ताला होता है, ये मिनी मेटल क्लैपर होता है,
और फ्लूट भी होती है, बांसुरी भी होती है। इतने सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं इसमें। यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है NEFT, नेफ्ट एंड RTGS। ये प्रीलिम्स के लिए मेनली इंपॉर्टेंट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली नेफ्ट और RTGS सिस्टम में चेंजेस किए हैं, कुछ इसके नियम में बदलाव किए हैं। किस लिए? फकरा के लिए, जो फकरा के तहत ट्रांजैक्शन होती है। ये फकरा क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। देखो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट है। अगर आपने इसके बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ो जाके गूगल पे, बुक में तो मिलेगा नहीं आपको, या फिर आप पढ़ सकते हो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे आप, वहाँ पे GS पेपर 2 या GS पेपर 3 पॉलिटी या इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में आपको इसका लेक्चर मिल जाएगा। या आप डालोगे फकरा, लिखोगे ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट और पीछे लिख देना सिंपल CSC चैनल का नाम, तो आ जाएगा वो लेक्चर। वहाँ पे डिटेल में देख सकते हो, डिटेल में लेक्चर बना हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है, कई बार UPSC क्वेश्चन पूछ चुकी है, प्रीलिम में भी और मेंस में भी कई बार, एक बार नहीं कई बार पूछ चुकी है। तो ये एक्ट पास किया गया था 1976 में, फिर इसमें 2010 में अमेंडमेंट किए और अभी 2022 में कुछ रूल्स बनाए हैं, इसके तहत चेंजेस किया है। पहले इसमें लिमिट थी। ये बनाया क्यों गया था? देखो इसलिए बनाया था, जैसे इसके नाम में है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन का मतलब विदेश, कंट्रीब्यूशन मतलब योगदान, यानी कि विदेश से कौन योगदान दे रहा है। मान लो कोई विदेश से मनी मंगवा रहा है, मान लो यहाँ पे कोई आदमी रहते हैं लेकिन उसके रिश्तेदार रहते हैं US में, अमेरिका में, वो जॉब करते हैं और यहाँ पे पैसे भेजते रहते हैं इनके लिए, तो ये भी इस फकरा के अंदर आता है। यानी कि अगर कोई बाहर से पैसा मंगवाता है, मान लो कोई NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्था, या कोई और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, या कोई ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, मानव अधिकारों की रक्षा करने की कोई संस्था है, अगर वो बाहर से कोई मनी मंगवाती है तो फकरा एक्ट के तहत गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर उसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, तभी वो मंगवा सकती है पैसा। इसमें पहले लिमिट थी 1 लाख तक की, कि 1 लाख तक का आप एनुअली, एक साल में 1 लाख तक पैसा मंगवाते हो बाहर से तो आपको रजिस्ट्रेशन या सेंट्रल गवर्नमेंट को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 1 लाख से ज़्यादा आप मनी मंगवा रहे हो तो ज़रूरत थी, लेकिन 2022 में इसको लिमिट को एक्सटेंड कर दिया, अब 10 लाख लिमिट है। 10 लाख तक आप पैसा मंगवा रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर 10 लाख से ज़्यादा मंगवा रहे हो एक साल में तो फिर आपको बताने की ज़रूरत है। तो ये फकरा एक्ट के बारे में डिटेल में आप वहीं से पढ़ना उस लेक्चर में। अब यहाँ डिस्कस करते हैं नेफ्ट और RTGS सिस्टम के बारे में। ये क्या है ये याद रखना, आपको कंपैरिजन में भी पूछा जा सकता है। नेफ्ट का मतलब है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, यानी कि फंड ट्रांसफ़र, मनी ट्रांसफ़र करने के लिए इस सिस्टम का यूज होता है। एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड है, ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, किसी भी बैंक से दूसरे बैंक में कर सकते हो, और उस बैंक में जिस बैंक ने नेफ्ट सिस्टम को अपनाया हुआ है। अगर किसी बैंक ने नेफ्ट सिस्टम को नहीं अपनाया हुआ है तो फिर आप नहीं भेज सकते हो। तो वैसे मोस्टली बैंकों ने इसको अपनाया हुआ है, तो आप एक बैंक से दूसरे बैंक में इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के जरिए पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो। और इसमें देखो जो ट्रांजैक्शन होती है तभी होगी जब दोनों बैंकों ने नेफ्ट पेमेंट सिस्टम को पार्टिसिपेट किया हुआ है, अपनाया हुआ है। इसमें जो ट्रांजैक्शन है ये रियल टाइम बेसिस पर नहीं होती है, याद रखना, रियल टाइम बेसिस पे। रियल टाइम का क्या मतलब होता है? जैसे अभी ट्रांसफ़र किया और तुरंत पैसा ट्रांसफ़र हो गया, इमीडिएटली ट्रांसफ़र नहीं होता पैसा इसमें। तो फिर कैसे होता है? इसमें RBI की गाइडलाइंस के हिसाब से, जैसे मान लो एक बैंक है SBI, ये भेजना चाहता है PNB में। मान लो SBI में मेरा अकाउंट है, मैं किसी बंदे को, कोई B आदमी इसको भेजना चाहता हूँ, इसका अकाउंट है PNB में, पंजाब नेशनल बैंक में। ऐसे ही SBI में पैसे भेजना चाहते हैं इस समय, मान लो अभी बज रहे हैं 10, मान लो 8 बज रहे हैं अभी, तो 8 बजे मैंने रिक्वेस्ट डाली ट्रांसफ़र करनी है B आदमी के अकाउंट में जिसका अकाउंट PNB में है। अब ऐसे ही SBI में इस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट डाली होगी फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए, मान लो 1000 या 1 लाख लोगों की रिक्वेस्ट आ गई, तो ये तुरंत नहीं भेजता, ये हाफ एन आवर के बैचेज में भेजता है। आधे घंटे में ये इकट्ठा कर लेता कि हाँ आधे घंटे में मान लो 10,000 लोगों की रिक्वेस्ट आई फंड ट्रांसफ़र करने की, मनी ट्रांसफ़र करने की, तो फिर आधे घंटे में सारे लोगों की भेज देता है। ऐसे बैचेज में भेजता है, एक साथ नहीं मतलब तुरंत नहीं भेजता, एक साथ बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लेता, फिर आधे घंटे में भेजता रहता है इस तरह से। लेकिन 24/7 ये काम करता है नेफ्ट ट्रांजैक्शन।
और इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी है भेज सकते हैं 1 रुपये तक, मिनिमम वैल्यू 1 रुपये तक भी भेज सकते हैं हम, 1 रुपये से ज़्यादा कितना भी भेज सकते हैं, मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितना भी भेज सकते हो, लाखों करोड़ों में रुपये भेज सकते हो। ये जो मनी ट्रांसफ़र होती है नेफ्ट सिस्टम के जरिए, इसमें कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी नहीं लगती, आपको भेजने के कोई पैसे नहीं कटते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। नेक्स्ट है इसमें RTGS, ये भी एक फंड ट्रांसफ़र करने का एक तरीका है, पेमेंट सिस्टम है। इसका मतलब है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसके नाम में ही रियल टाइम आ रहा है, इसका मतलब फंड इमीडिएटली ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नेफ्ट में नहीं था, उसमें देखो आधे घंटे वेट करना पड़ता है तब जाती है बेचीज में ट्रांजेक्शन। इसमें तुरंत अभी पैसा भेजा आपने, 1 सेकंड में पैसा चला जाएगा दूसरे के अकाउंट में। तो ये रियल टाइम में होती है, बिना किसी डिले के, विदाउट एनी डिले मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं इसमें। मोस्टली इसमें हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन की जाती है, हाई। और इसमें देखो ये अब तक का भी जितना फंड ट्रांसफ़र किया जाता है जिन मेथड के द्वारा, ये सबसे फास्टेस्ट पॉसिबल वे है किसी भी बैंकिंग मेथड में फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए। ये ट्रांजैक्शन की जाती है 1 to 1 बेसिस, यानी कि एक आदमी ने रिक्वेस्ट की तुरंत उसका पैसा भेज दिया, ऐसा नहीं है जैसे नेफ्ट में था NEFT में कि उसमें बैचेज में जाता था आधे घंटे में। और 24/7 यानी कि 24 घंटे काम करता है ये RTGS, कभी भी भेज सकते हो आप, रात में दिन में कभी भी। मिनिमम लेकिन इसमें ट्रांसफ़र वैल्यू होती है 2 लाख, 2 लाख से कम आप नहीं भेज सकते इसमें RTGS के थ्रू। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन हाँ अगर किसी बैंक ने लिमिट लगा रखी है तो फिर वो लिमिट आपको मान्य होगी, लेकिन ऐसा कोई लिमिट है नहीं RBI के द्वारा, लेकिन बैंक लगा सकता है लिमिट कि इतने लिमिट से ज़्यादा आप नहीं भेज सकते। नेक्स्ट टॉपिक है सिंकुला टनल। टनल का मतलब होता है सुरंग, अर्थ को खोद के या पहाड़ों को खोद के सुरंग बना देते हैं ना, उसे बोलते हैं टनल। ये रिसेंटली न्यूज़ में प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको इसकी लोकेशन याद रखनी है, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। अभी इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है, यूनियन कैबिनेट ने, हमारी गवर्नमेंट ने इसको मंजूरी दे दी है। ये लद्दाख में है, ऑल वेदर कनेक्टिविटी होगी, यानी कि चाहे बारिश हो, बर्फ़ पड़े या गर्मी हो, धूप हो, ठंड हो, हर मौसम में ये काम करेगी। लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे बनी हुई है ये, तो मतलब बनी हुई नहीं है, अभी बनाई जा रही है। वहाँ पे नीमू पदम, ये डारचा रोड है, उसके पास ये बनी हुई है, 16,500 फीट ऊंचाई पे समुद्र तल से, और 4.1 किलोमीटर की ये लंबी टनल होगी। कौन बना रहा है इस टनल को? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हो आप? देखो हमारे इंडिया में, ये इंडिया देख रहे हो अपना, वर्ल्ड मैप पे देखो, इंडिया में अगर रोड बनाना हो तो स्टेट की एक अथॉरिटी है, स्टेट हाईवे अथॉरिटी होती है, और एक अगर नेशनल हाईवे बनाना है तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंदर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये रोड बनाती है, हाईवे बनाती है इंडिया में। लेकिन अगर बॉर्डर एरियाज में, ये जो बॉर्डर एरियाज हैं, पाकिस्तान से बॉर्डर लग रहा है, या चाइना से, तिब्बत से, नेपाल से, या भूटान से, बांग्लादेश से, इन बॉर्डर एरियाज में अगर रोड बनाना है, या म्यांमार से बॉर्डर लग रहा है, तो इन बॉर्डर एरियाज में जो रोड बनाती है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है ये भी आपको याद रखना है। 2015 से पहले तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंदर ही आती थी, जिसके जो NHI जिसके अंदर आती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लेकिन 2015 से इसके बदल दी मिनिस्ट्री, अब ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय के अंदर आती है, ये आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन पेंगोलिन। ये पेंगोलिन देख रहे हो आप, ये वाला एक एनिमल है, ये पेंगोलिन रिसेंटली न्यूज़ में है, प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार नहीं कितनी बार यूपीएससी ने प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, पिछले से पिछले साल भी पूछा था, इसके बारे में डिटेल में क्वेश्चन पूछा था, तो इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे अभी न्यूज़ में। इसलिए एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ट्रैफिक। ट्रैफिक क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर लाभकारी संस्था, और एक NGO भी है, NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्था, इंटरनेशनल NGO। देख इसको बनाया गया था 1976 में, याद रखना है सारी डिटेल। ट्रैफिक के बारे में भी यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ चुकी है क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुकी है वो इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ऐसा नहीं है सिर्फ एक बार ही पूछा जाता है। आपके देखो
जब भी आप कहीं कोचिंग लेने जाते हो तो आपके दिमाग में एक भर दी जाती है एक डायरेक्शन, क्या कि यूपीएससी तो कभी क्वेश्चन रिपीट ही नहीं करती। बहुत ही गलत बात है। अगर आप भाई साहब आप खुद देखो, लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर खुद एनालाइज करो, ऑब्जर्व करो, आपको पता चल जाएगा कि यूपीएससी कितने क्वेश्चन कितने टॉपिक दोबारा से रिपीट करती है, मेंस में भी प्रीलिम्स में भी। खुद पता चलेगा आपको। जब आपको पता चलेगा तो आपकी आंखें वैसे तो खुली हुई हैं और भी खुल जाएंगी शायद। तो ट्रैफिक क्या है? इंटरनेशनल एनजीओ 1976 में बनाई थी। किसने बनाया था? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी एनजीओ है। इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ चुकी है कई बार यूपीएससी प्रीलिम्स में। WWF बोलते हैं शॉर्टकट में, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसने बनाया था, ये भी एक एनजीओ है। इसने अपनी एक दूसरी एनजीओ बना दी ट्रैफिक 1976 में। तो इसने एक स्टडी की है, रिसेंटली रिपोर्ट तैयार की है। इसने कहा है 2018 से 2022 के बीच में 4 सालों में जो पेंगोलिन है ना, इसकी इलीगल ट्रेड हुई है, अवैध तरीके से व्यापार हुआ है इसका, लगभग 1203 पेंगोलिन का। मतलब कुछ हंटर जो होते हैं, शिकारी, शिकार करते हैं इसका और बेच देते हैं इसे, और इसका शिकार करना अवैध है इंडिया में। अगर पता लग जाता है तो उसे सज़ा भी हो सकती है, पेनल्टी लग सकती है उस पर। तो पेंगोलिन के बारे में जानते हैं, देख चुके हो आप। ये है पेंगोलिन, इंडियन पेंगोलिन। ये एक थिक टेल्ड पेंगोलिन है। थिक टेल्ड क्यों? इसकी जो पूंछ है देखो थिक है, थोड़ी मोटी है। और ये स्केली एंटीटर बोलते हैं, स्केली। जो इसके बने हुए ना, ये देखो इसकी स्किन पे, इन्हें बोलते हैं स्केली। जो इसकी स्किन बनी हुई है, खाल बनी हुई है, तो स्केली एंटीटीटर है। और इंडियन सबकॉन्टिनेंट की नेटिव है। नेटिव का मतलब मूल निवासी। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सारे आ जाते हैं। देखो ये आपके इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कंट्री आ जाती हैं। और देखो यूपीएससी ने एक बार ये भी पूछा था मेंस में कि ये इस एरिया को इंडियन सबकॉन्टिनेंट क्यों बोलते हैं, क्या मतलब है इसका? तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक तो बहुत बड़ा यहाँ पे हिमालयाज है, हिमालय की पहाड़ी, बहुत सारी ऐसी रिवर हैं जो कई सारी कंट्री से होके गुजरती हैं। तो ये कई सारे रीजन हैं इसके। अच्छा, जो ये पेंगोलिन है इसकी 8 स्पीसीज पाई जाती हैं, उनमें से एक ये इंडियन पेंगोलिन भी है। और ये वर्ल्ड वाइड ट्रैफिकिंग की जाती है इसकी, लेकिन इंटरनेशनली ये बैन है, इसकी ट्रेड बैन लगा हुआ है इंटरनेशनली, प्रतिबंध। कोई इसको ट्रैफिक करता हुआ, ट्रैफिक का मतलब अवैध तरीके से बेचता हुआ पाया गया, व्यापार करता हुआ पाया गया, तो उसको सज़ा हो सकती है। और देखो ये एक मैमल है, ये भी याद रखना है। पेंगोलिन मैमल का मतलब क्या होता है? स्तनपाई जीव बोलते हैं हिंदी में। ऐसे जीव होते हैं जो इनवर्टेब्रेट हों। इनवर्टेब्रेट का क्या मतलब होता है? जिनकी बैक बोन हो और इंटरनल स्केलेटन हो, यानी कि रीढ़ की हड्डी हो, आंतरिक उसका कोई ढांचा हो, यानी कि कंकाल हो, और वार्म ब्लडिड हो, उनका खून गर्म हो, और ऐसे जीव हों जो बेबी प्रोड्यूस करते हों, अंडे से बच्चे ना निकलते हों, डायरेक्ट बेबी बच्चा पैदा होता हो, फिर अपने बच्चे को दूध भी पिलाते हों, मिल्क प्रोडक्शन होता हो। ऐसे जीव जैसे ह्यूमन भी एक मैमल है, डॉग भी एक मैमल है, हैन मुर्गी या कॉक मुर्गा ये मैमल नहीं है क्योंकि अंडे देता है, अंडे से बच्चे पैदा होते हैं। अच्छा, पेंगोलिन का साइंटिफिक नाम है मैनिस क्रेसिकोडाटा। कहाँ कहाँ पे मिलता है ये? इंडिया में, हिमालयाज में मिलता है, बांग्लादेश में, नेपाल में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, यानी कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अक्सर पाया जाता है। हैबिटेट क्या है, यानी कि कहाँ पे रहता है ये, कैसे जंगलों में? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। ट्रॉपिकल बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय जंगल हिंदी में। ओपन लैंड में भी मिलता है, ग्रास लैंड घास के मैदानों में, डिग्रेडेड हैबिटेट में भी मिलता है, ऐसे जहाँ पे मान लो मिट्टी का अपर्दन हो गया हो, मृदा अपर्दन, सॉइल इरोजन वगैरह, डिग्रेड हो गई हो लैंड, वहाँ पे भी मिलता है। विलेजेस के पास भी मिलता है। क्या क्या और फीचर हैं इसके? देखो, अदर पेंगोलिन है उनकी तरह ये इंडियन पेंगोलिन है, ये भी स्केली है, इसकी बॉडी में स्केल बने हुए हैं, यानी कि थोड़ी थिक स्किन है इसकी। और जो इंडियन पेंगोलिन है ये वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मैमेलियन है। और देखो एक खास बात है इसमें, जो इसकी स्केल्स है ना, ये बॉडी को जो कवर करती हैं, ये पीरियोडिकली
गिरती रहती हैं, मतलब नई आती रहती हैं। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा आपके हाथों से खाल उतरती रहती है और नई आती रहती है, इस तरह से स्केल्स गिरती रहती हैं और नई आती रहती हैं। और एक बात और है इसमें, गिरगिट देखा ना आपने, गिरगिट रंग बदलता रहता है। गिरगिट जहाँ पे भी घास में जाता है तो हरा हो जाता है, अर्थ पे रहता है तो अर्थ की तरह का कलर बदल लेता है। ऐसी क्वालिटी इसमें भी होती है, अर्थ का जैसा कलर होता है ये वैसी उस तरह इसका कलर हो जाता है पेंगोलिन का भी। एक खास बात यह है कि जब भी कोई मान लो इसे मारने आता है तो ये बॉल की तरह इकट्ठी हो जाती है। कोई भी प्रेडेटर आता है इसे मारने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए इकट्ठा हो जाती है, कर्ल कर लेती है अपने आप को। ये यूपीएससी ने ऑलरेडी ये फैक्ट पूछा हुआ है इसके बारे में, पेंगोलिन के बारे में। और ये इंसेक्टिवोर है। इंसेक्टिवोर का मतलब है इंसेक्ट वगैरह खाती है, एंट, चींटी वगैरह खाती है, टर्माइट, दीमक वगैरह खाती है। और नॉक्टर्नल है ये। नॉक्टर्नल का मतलब है जो रात में एक्टिव रहते हैं प्राणी और दिन में सोते रहते हैं, जैसे उल्लू होता है, ऑल। और ये दिन में देखो जो बुरो होते हैं, डीप जो गड्ढे बने होते हैं ना, चूहे खोद देते हैं, बिल बना देते हैं, उन बिल में ये रेस्ट करता है, उनमें रहता है। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है इसका, देखो आयुसीएन की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। आयुसीएन आप जानते हो, आयुसीएन और साइट्स, साइट्स की अपेंडिक्स लिस्ट में आता है, अपेंडिक्स 1 में। 3 लिस्ट हैं इसकी, अपेंडिक्स 1, 2, 3। अपेंडिक्स 1 में आता है, यानी कि हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी गई है इसको। और हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसके शेड्यूल 1 में आता है ये आयुसीएन और साइट्स। इसके बारे में स्पेशल लेक्चर बना हुआ है, इन्वायरमेंट के प्लेलिस्ट में जाके आप लेक्चर देख सकते हो इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है वायु लिंक प्लेटफॉर्म। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ। इंडियन एयर फोर्स ने डेवलप किया है ये, एक बात तो ये याद रखनी है। दूसरा क्या याद रखना है, दूसरा ये याद रखना है कि ये कम्युनिकेशन के लिए यूज होगा इंस्ट्रूमेंट, जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन के लिए। यानी कि इसमें क्या है, अगर कोई वेदर ख़राब हो रहा है, बैड वेदर कंडीशन है, मौसम ख़राब होने की वजह से सिग्नल वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, क्रैश हो जाते हैं विमान, तो उस तरह की घटनाओं को रोकेगा। ये है वायु लिंक प्लेटफॉर्म। ये जो एरोप्लेन वगैरह हैं उनमें इंस्टॉल किया जाएगा वायु लिंक, और कम्युनिकेशन सिस्टम की तरह काम करेगा। पायलट वगैरह को हेल्प करेगा बैड वेदर में, ख़राब मौसम रहेगा जब। यानी कि बेस स्टेशन से, जो अर्थ पे स्टेशन बने होते हैं, उनसे अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन की जा सकती है इसके ज़रिए। इंडियन एयरफोर्स ने डेवलप किया है, ये याद रखना है। और ये हमारे इंडिया के इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को यूज़ करेगा। देखो नेविगेशन सिस्टम होते हैं, जैसे जीपीएस के बारे में सुना होगा आपने, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये अमेरिका का है, यूएस का। पहले हम इसको यूज करते थे जीपीएस को, लेकिन आजकल जो फ़ोन आ रहे हैं नए, उनमें ये इंडिया का नेविगेशन सिस्टम आ रहा है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिससे आप लोकेशन पता लगाते हो कहाँ पे हो। जैसे गूगल मैप यूज करते हो ना लोकेशन पता लगाने के लिए, कोई जगह कहाँ पे कितनी दूर है, तो ये नेविगेशन सिस्टम होते हैं। तो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को यूज करके ये रेडियो सिग्नल, रेडियो कम्युनिकेशन सिग्नल स्टार्ट मतलब भेजेगा बेस स्टेशन पे, और फिर ये इन्फॉर्मेशन ले सकेगा। तो वायु लिंक एयरक्राफ्ट वगैरह में इंस्टॉल किया जाएगा, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट में डेटा ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। और कहाँ कहाँ पे यूज हो सकेगा इसका, देखो कोई भी मान लो जैसे फायर लग जाती है, उसको प्रिवेंट कर सकेंगे इसकी वजह से। और बेटर कॉम्बैट टीमिंग बनाई जा सकेगी, और रियल टाइम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकेगी, जिसकी वजह से मान लो कोई एयरक्राफ्ट की तरफ डिफरेंट टारगेट आ रहे हैं कहीं से, मान लो एयरक्राफ्ट है कोई, ये एयरक्राफ्ट मान लो कोई भी विमान है, उसके तरफ कोई टारगेट बढ़ रहा है, उसे मारने के लिए इन्फॉर्मेशन ले सकता है ये इसकी वायु लिंक की वजह से। तो ये बैड वेदर में भी यानी कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, सही से सिग्नल प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है फीदरिंग। फीदरिंग प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फीदर का मतलब होता है पंख। फीदरिंग क्या है, एक प्रोसेस है ये प्रोसेस। ये जो एयरक्राफ्ट देख रहे हो आप, एयरक्राफ्ट के आगे देखो ये ब्लेड लगी हुई हैं, इनको बोलते हैं प्रोपेलर। तो ये याद रखना आपको, प्रोपेलर हैं जो ये, या ब्लेड बोल सकते हो आप, प्रोपेलर की ब्लेड, इनका यूज किया जाता है इस फीदरिंग प्रोसेस में। होता क्या, अगर मान लो एरोप्लेन का जो इंजन है वो काम करना बंद कर दे, और एरोप्लेन ऊपर उड़ रहा है, हवा में ऊपर उड़ रहा है और इंजन काम अचानक बंद कर दे, तो एरोप्लेन में क्या होता है, पायलट इन प्रोपेलर का एंगल बदल देता है। जो इन प्रोपेलर ब्लेड हैं इनका एंगल चेंज कर देता है, जिसकी वजह से ये हवा को चीरते हुए आसानी से चल जाती हैं और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती हैं। यानी कि अगर इंजन काम भी नहीं कर रहा है तो अपने आप मतलब हवा को चीरते हुए हवा इन पे फ्रिक्शन ना ज़्यादा बना सके, तो आगे बढ़ता रहे।
और जब मान लो इंजन स्टार्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, फिर ये चेंज किया जा सकता है। तो ये जो प्रोपेलर की ब्लेड को चेंज किया जाता है ऐसी कंडीशन में जब इंजन स्टॉप हो जाता है, इंजन बंद हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं फीदरिंग। फीदरिंग द प्रोपेलर भी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जल जीवन अभियान। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 और 3 के लिए भी। अभी प्राइम मिनिस्टर ने ये अभियान स्टार्ट किया है, राजस्थान से इनॉग्रेट किया है, शुभारंभ किया है जल जन अभियान का। जल जन अभियान है जो ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का। लेकिन इसमें ब्रह्म कुमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी साथ दे रही है इस कैंपेन में। ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे लास्ट में। एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है ये ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन, सुना भी होगा आपने इसके बारे में। बहुत सारे इसके जो स्पिरिचुअल गुरु वगैरह हैं, मोस्टली इसमें वुमन महिलाएं होती हैं, वो स्पिरिचुअल ज्ञान देती रहती हैं। काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, सुना होगा आपने। तो ये दोनों मिलके इस अभियान को चला रहे हैं। काम क्या होगा, इसका मिशन क्या है, क्या टारगेट क्या है? जैसा इसके नाम में है जल जन अभियान, यानी कि जल को संरक्षित किया जाएगा, वाटर कंजर्वेशन के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा भाई साहब कलेक्टिवली आप मिलके कैसे पानी को बचा सकते हो। और राजस्थान में आपको पता है पानी की वैसी कमी है। पानी से रिलेटेड देखो प्रधानमंत्री जी की बहुत सारी कोटेशन है जिन्हें आप यूज कर सकते हो ऐसे या एथिक्स के एग्जाम्पल में। ये है जैसे वाटर स्कार्सिटी इज बीइंग सीन एज ए फ्यूचर क्राइसिस ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में एक जो भविष्य में संकट आएगा उसमें से एक पानी की कमी होने वाली है। स्कार्सिटी का मतलब है किसी चीज़ की कमी, लैक, डर्थ। वाटर सिक्योरिटी इज ह्यूज क्वेश्चन फॉर इंडिया ड्यू टू इट्स लार्ज पॉपुलेशन। इंडिया की ज़्यादा जनसंख्या के वजह से वाटर जो पानी की सुरक्षा है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है इंडिया के लिए। अमृत काल में इंडिया वाटर को फ्यूचर के लिए देख रहा है ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो अफेक्ट ना हो, क्योंकि अगर वाटर नहीं है तो फ्यूचर भी नहीं है, कल भी नहीं होगा। यानी कि जल है तो कल है, वो वाली कहावत है जो, ये आप यूज कर सकते हो ऐसे या एथिक्स के पेपर में। और भी कई सारी कैंपेन है जो पानी के लिए चलाई गई हैं। कैंपेन का मतलब अभियान, जैसे नामामी गंगे कैंपेन, कैच द रेन कैंपेन। जानते हैं ब्रह्म कुमारी के बारे में। ब्रह्म कुमारी एक स्पिरिचुअल, एजुकेशनल और फिलंथ्रोपिक मूवमेंट है जो हैदराबाद और सिंध, जो अभी पाकिस्तान में, वहाँ से 1930 में चलाया गया था। हैदराबाद से और सिंध से ओरिजिनेट हुआ था ये ब्रह्म कुमारी जो मूवमेंट है। ये स्टार्ट किया था लेखराज कृपलानी ने। इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे रोल हैं जो महिलाएं प्ले करती हैं इस मूवमेंट में। नेक्स्ट टॉपिक है देब्रीगढ़ टाइगर रिजर्व। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है सर, लोकेशन आपको जाननी है कहाँ पे है। अब ये टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया है, उड़ीसा ने रिक्वेस्ट डाली थी, प्रपोजल दिया था और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, इसने इसको डिक्लेयर कर दिया टाइगर रिजर्व। इस पहले देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, कहाँ पे है, उड़ीसा में। देखो एक डिब्रूगढ़ भी है, डिब्रूगढ़, डिब्रू सिखोबा या डिब्रूगढ़, ये कहाँ पे, ये असम में, याद रखना, डिब्रू सिखोबा नेशनल पार्क असम में, और ये देब्रीगढ़ है, ये उड़ीसा में। टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया। कहाँ पे ये, महानदी रिवर के बारे में सुना होगा, महानदी रिवर है जो, ये वहाँ पे हीराकुड डैम बना हुआ है, बांध, वहाँ पे लोकेटेड है ये देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको डिक्लेयर किया है अभी टाइगर रिजर्व। उड़ीसा में अब 3 टाइगर रिजर्व हो गए, एक सिंपलीपाल, दूसरा सतकोसिया और तीसरा देब्रीगढ़। देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 1985 में डिक्लेयर किया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभ्यारण्य बोलते हैं हिंदी में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, अभ्यारण्य। ये उड़ीसा की बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है और हीराकुड डैम के पास, महानदी रिवर के पास जो बना हुआ है वहाँ पे ये बनी हुई है। ये देखो इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे एक फ्रीडम फाइटर थे जो रहे थे, सुरेंद्र साई, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ। सुरेंद्र साई ने यहाँ पे इन्होंने अपना डेरा जमाया था, यानी कि बेस बनाया था अपना यहाँ पे इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो, यहाँ पे एक बेस था, एक जगह है बड़ा पत्थर। बड़ा पत्थर इसके उड़ीसा में प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकती है उड़िया भाषा में। तो यहाँ पे इस सेंचुरी के अंदर ही एक जगह है बड़ा पत्थर, वहाँ पे रहे थे ये सुरेंद्र साई जी। यहाँ पे फौना की बात करें, यानी कि जंगली जानवर कौन से पाए जाते हैं, यहाँ पे लियोपर्ड भी पाया जाता है, वाइल्ड बोर, जंगली सुअर, बिसन,
इंडियन भैंसा, सांबर, ये सांबर भी पाया जाता है, हिरन की प्रजाति है। चीतल हिरन की प्रजाति, फोर हॉर्न्ड एंटीलोप हिरन की प्रजाति हैं, ये सब ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। गोरखपुर देखो ये एक डिस्ट्रिक्ट भी है यूपी में, लेकिन अभी यूपी की बात नहीं कर रहे हैं हम। ये गोरखपुर विलेज एक गांव है हरियाणा की फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। ये हरियाणा में और नॉर्थ इंडिया में, इंडिया का नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं हम। ये देख रहे हो आप मैप, ये मैप में देखो, ये नॉर्थ इंडिया में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनने जा रहा है। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी कि बिजली बनाई जाएगी इससे, न्यूक्लियर पावर प्लांट से। नाभिकीय ऊर्जा प्लांट बोलते हैं ना हिंदी में। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा ये हरियाणा का पहला और नॉर्थ इंडिया का पहला, गोरखपुर विलेज में। गोरखपुर विलेज है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जो दिल्ली है उससे 150 किलोमीटर दूरी पे है। ये 700 मेगावाट कैपेसिटी का होगा, यानी कि 700 मेगावाट की बिजली प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा ये। और प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर यूज किए जाएंगे इसमें, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। और इंडिजिनसली डिज़ाइन है, यानी कि अपने इंडिया ने खुद ही डिज़ाइन किया है। 700 मेगावाट कैपेसिटी की 2 यूनिट होंगी इसमें, 2 रिएक्टर होंगे, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। अच्छा देखो, अभी हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पे न्यूक्लियर पावर जनरेट की जाती है और कितनी जनरेट की जाती है, कितने रिएक्टर हैं और कितने प्लांट हैं, ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी। ये देखो, अभी देखो 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं जो ऑपरेशनल है। ऑपरेशनल का मतलब जो काम कर रहे हैं, जिन पे बिजली बन रही है। टोटल कैपेसिटी कितनी है? 6780 मेगावाट बिजली बनाते हैं हम न्यूक्लियर पावर से। और ये हमारी टोटल जितनी बिजली हम बनाते हैं उसका कितने परसेंट है? 3.2%। लगभग 5वें स्थान पे है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बिजली में। सबसे ज़्यादा हम कोल से बनाते हैं, कोयले से। जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, जैसे एनटीपीसी कंपनी जो सबसे ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करती है, नेशनल थर्मल पावर प्लांट, वो कोयला यूज करती है, कोयला। उस कोयले को जलाया जाता है, उससे हीट प्रोड्यूस की जाती है और हीट की जो पावर होती है उस पावर से टरबाइन घुमाए जाते हैं, टरबाइन, और टरबाइन बिजली प्रोड्यूस करते हैं। एक मोटर हिस्सी होती है, मोटर आपने देखी होगी, उस मोटर के टरबाइन घूमते हैं चक्कर से, और एक सर्टेन उसकी लिमिट होती है, इतनी स्पीड से घूमती है तो बिजली बनना शुरू कर देती है। जैसे जनरेटर से पैदा होती है ना, जनरेटर तो देखा होगा ब्याह शादियों में आता है जो। तो सबसे ज़्यादा कोल से प्रोड्यूस करते हैं, लगभग 60% अराउंड। और ये 5वें नंबर पे लगभग 3.2% न्यूक्लियर पावर जनरेट करते हैं हमारे इंडिया में। तो अभी जो ऑपरेशनल हैं वो हैं, देखो कुडनकुलम एक जगह है तमिलनाडु में, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। यहाँ पे लगभग 7 रिएक्टर हैं। एक है तमिलनाडु में, चेन्नई में, मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट, या इसको कालपक्कम के नाम से भी जानते हैं, कालपक्कम। ये याद रखने हैं भाई साहब आपको, 2 हो गए, 2। तीसरा है कर्नाटक में काइगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। चौथा है तारापुर, ये है महाराष्ट्र में, तारापुर। 5वां है गुजरात में काकरापर एटॉमिक पावर स्टेशन। 6वां है राजस्थान में, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, या रावत भाटा के नाम से भी जानते हैं। और 7वां है नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, ये है उत्तर प्रदेश में, यूपी में। ये 7 पावर प्लांट हैं, इनमें टोटल 22 रिएक्टर हैं, 22 न्यूक्लियर रिएक्टर। जैसे 6 यहाँ पे हैं कुडनकुलम में, कुडनकुलम रसिया की मदद से बनाया गया था। तो टोटल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, और जिनमें से 18, ये याद रखने फैक्ट, 18 प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर हैं, हैवी वाटर रिएक्टर हैं, और 4 आपके लाइट वाटर रिएक्टर हैं, लाइट वाटर रिएक्टर। तो टोटल है 22 न्यूक्लियर रिएक्टर। अभी कुछ बन रहे हैं, और जैसे महाराष्ट्र में एक जैतापुर में बन रहा है, एक मुंबई में है ट्रॉम्बे, एक आपका और राजस्थान में दूसरा है बेंसवारा, और अब ये गोरखपुर में बन जाएगा। गोरखपुर में कहाँ पे? हरियाणा में, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, गोरखपुर में बन जाएगा ये वाला। और आंध्र प्रदेश में कोवाड़ा नाम से भी बन रहा है। ये भी बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो अभी जो ऑपरेशनल है वो 7 हैं, याद रखना है, और टोटल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं उनमें, और वो बिजली पैदा कर रहे हैं। अच्छा, ये जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर होता है, ये क्या है, कैसे काम करता है, इसको जानते हैं थोड़ा। न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है, इसमें फ्यूल कौन सा यूज होता है? जैसे थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें तो कोयला यूज होता है,
इसमें कौन सा फ्यूल यूज होता है? ईंधन। इसमें फ्यूल यूज होता है ईंधन यूरेनियम, नेचुरल यूरेनियम है जो इनरिच्ड, यानी कि यूरेनियम को एक स्पिन करते हैं, इसको एक कुप्पी सी होती है, कुप्पी का मतलब समझ रहे हो आप, इस तरह से एक ट्यूब सी होती है, उस ट्यूब में घुमाते हैं, स्पिन करते हैं यूरेनियम को और वो इनरिच हो जाता है, फिर इसको फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। और इसमें D2O यूज होता है। D2O का क्या मतलब है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जैसे हैवी वाटर के नाम से भी जानते हैं, हैवी वाटर या ड्यूटेरियम ऑक्साइड या D2O। ये कूलेंट की तरह यूज होता है, कूलेंट या मॉडरेटर। देखो इसमें क्या होता है, यूरेनियम जब यूज करते हैं तो बहुत सारे न्यूट्रॉन निकलते हैं, अब वो न्यूट्रॉन आपस में टकराते हैं जिनसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब ये न्यूट्रॉन की रिएक्शन को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये D2O यूज किया जाता है, कूलेंट या मॉडरेटर की तरह हैवी वाटर यूज किया जाता है, जो उन्हें शांत करता है न्यूट्रॉन को, कि भाई साहब ज़्यादा मत उछलो, थोड़ा कम उछलो। जो हैवी वाटर कूलेंट है ये प्रेशर के अंडर रखा जाता है, इसलिए इसका नाम है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। तो प्रेशर के अंडर रखा जाता है, हैवी वाटर कूलेंट है जो, और वाटर को ये बॉयल नहीं होने देता, बॉयल नहीं होता, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ता है, हीट होता है, वाटर हीट होता है जो है। ये सिग्निफिकेंटली देखो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, जो लाइट वाटर रिएक्टर होता है उससे थोड़ा ज़्यादा खर्चीला, मतलब ज़्यादा खर्च आता है, कॉस्टली होता है हैवी वाटर रिएक्टर में। ये कैसे काम करता है ये सादा इतना ज़्यादा डिटेल में जानने की आपको ज़रूरत है नहीं, जो मोटी मोटी डिटेल थी वो हमने जान ली ऑलरेडी। नेक्स्ट टॉपिक है जीएसटी अपेलेट ट्राइब्यूनल। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी, जीएस पेपर 3 में। क्या है ये? देखो अभी इसकी परमिशन दे दी है बनाने की, जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल, इसके बारे में देखो हमने पिछले लेक्चर में भी डिटेल से पढ़ा था जीएसटी काउंसिल के बारे में। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 279A क्लाउज 1 में इसके बारे में लिखा हुआ है, संविधान में 101वां अमेंडमेंट करके इस आर्टिकल को जोड़ा गया था, तब ये जीएसटी काउंसिल बनाई गई थी। प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किए थे, इसमें एक चेयरमैन होते हैं, खुद फाइनेंस मिनिस्टर जो वित्त मंत्री होते हैं, और स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर भी इसमें मेंबर होते हैं, और भी मेंबर लिए जाते हैं एक्सपर्ट। तो जीएसटी काउंसिल ने अभी स्वीकार कर लिया है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन को, सिफारिश को, किस लिए? ताकि वो जीएसटी अपेलेट ट्राइब्यूनल बना सकें। तो ये जीएसटी अपेलेट ट्राइब्यूनल क्या होगी और कहाँ पे दिया हुआ है इसके बारे में, जो ये अभी इनकी रिक्वेस्ट स्वीकार की है जीएसटी काउंसिल ने। देखो इसका मैंडेट दिया हुआ है इस एक्ट में, जब जीएसटी लागू किया था हमारे देश में, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो ये एक्ट बनाया था, सेंट्रल जीएसटी एक्ट, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट 2017। इसके सेक्शन 109 में ये मैंडेट दिया हुआ है कि जीएसटी काउंसिल बनाई जाएगी, और इसकी डिफरेंट प्लेसेस में बेंचेस बनाई जाएंगी। बेंचेस का मतलब ऑफिस हो डिफरेंट प्लेस में। तो ये जीएस स्टेट बनाया जाएगा, जीएसटी अपेलेट ट्राइब्यूनल बनाई जाएगी सेक्शन 109 के तहत। तो अब ये कंस्टिट्यूट की जाएगी, बनाई जाएगी। क्या होगी? जैसे इसके नाम में अपेलेट, अपेलेट का मतलब कोई अपील लेके जा सकता है, किसके खिलाफ? मान लो कोई डिस्प्यूट है, झगड़ा है जीएसटी लॉ के रिलेटेड, जीएसटी के जितने कानून हैं उनसे रिलेटेड संबंधित कोई झगड़ा है, कोई कानून है, मतलब जीएसटी कानून के अंदर कोई झगड़ा हो रहा है जीएसटी से रिलेटेड, वो आप जा सकते हो जीएस टेट में लेके, यानी कि जीएसटी अपेलेट ट्राइब्यूनल में लेके जीएसटी से रिलेटेड झगड़े सुलझाए जाएंगे। इसमें क्या कंपोजिशन होगी इसकी? जीएसटी ट्राइब्यूनल में देखो इसका जो मेन ऑफिस होगा, प्रिंसिपल बेंच होगी जो, वो न्यू दिल्ली में होगी, और इसकी कई ब्रांच होगी डिफरेंट स्टेट में, हर एक स्टेट में एक इसकी बेंच होगी, ऑफिस होगा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हर 2-3 स्टेट के लिए एक बेंच होगी। अगर मान लो दूरी ज़्यादा है तो एक एडिशनल बेंच भी बनाई जा सकेगी फार फ्लंग एरियाज़ के लिए, मतलब दूर दराज के जो इलाके हैं फार फ्लंग एरियाज़ के लिए बनाई जा सकेगी। जो प्रिंसिपल बेंच और स्टेट बोर्ड जो होंगे, इनमें हर एक में 2 टेक्निकल और 2 जुडिशियल मेंबर होंगे, यानी कि टोटल 4 मेंबर होंगे, और सेंटर और स्टेट का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी कि 2 मेंबर आएंगे स्टेट से, 2 मेंबर आएंगे सेंटर से। चारों के चारों मेंबर एक साथ नहीं बैठेंगे किसी भी केस को सुनने के लिए, यानी कि एक मेंबर को एक केस दिया जा सकता है, दूसरे मेंबर को दूसरा केस, इस तरह से ये काम करेंगे। तो यही टॉपिक थे आज के। काफ़ी ज़्यादा लेक्चर हो गया, कम लंबा लेक्चर हो गया आज।